Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS, and today we are going to discuss some of the very important The Hindu newspaper current affairs which are going to help you in both prelims and mains and various state exams and other exams, right? So start karte hain discussion. The very first article here is Rana extradite to Delhi, arrested by NIA. तो यहाँ पर जो राणा की बात करी जा रही है, दैट इज तशव्वुर हुसैन राणा. ही इज द पर्सन एसोसिएटेड विद द 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स, एंड उसके लिए बहुत ही लंबे समय से एक प्रोसेस चल रहा था कि कैसे उनको यूएसए से एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है. उसमें एनआईए हैज वर्कड वेरी हार्ड एंड फाइनली दे हैव ब्रॉट हिम बैक टू इंडिया. एंड अब यहाँ पर उनके ऊपर जो केस चलाया जाएगा, टेररिज्म का जो केस चलाया जाएगा, एंड उसके बाद उनको जो सजा दी जाएगी वो यहाँ पर आगे कुछ दिनों में देखने को मिलेगा. अभी तो जो यहाँ पर स्पेशल कोर्ट है वो बनाया गया है, दैट इज पटियाला हाउस कोर्ट, एंड देन उसके बाद इन नियर फ्यूचर हमें देखने को मिलेंगी कुछ खबरें इसके ऊपर. कोई डिसीजन जब लिया जाएगा देन वी विल डिस्कस इट अगेन. लेकिन आज के टाइम पर हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंस इज ऑफ एनआईए. NIA का मतलब क्या होता है? नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी. इसको बनाया ही 26/11 अटैक्स के बाद था, एंड उन्हीं के बारे में इन्वेस्टिगेशन के लिए इस स्टैट्यूटरी बॉडी को बनाया गया था अंडर द NIA एक्ट 2008. 2008 में ही इसको बनाया गया था, और ये स्टैट्यूटरी है. स्टैट्यूटरी एज इन क्योंकि ये किसी एक्ट के कानून के तहत इसको बनाया गया है. इसका काम क्या है कि कोई भी जब टेररिस्ट रिलेटेड जो एक्टिविटी है, टेरर एक्टिविटीज हैं, उनके अंदर इन्वेस्टिगेट करना, एंड ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, राइट? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यहाँ पर इसको डायरेक्ट करती है कि इनको टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर इन्वेस्टिगेशन करना है. यहाँ पर कोई भी स्टेट है वो कोई भी मैटर को सेंटर को रेफर कर सकती है, एनआईए को रेफर कर सकती है, रिक्वेस्ट कर सकती है कि ये जो मैटर है दिस शुड गो टू द एनआईए, एंड देन एनआईए उसके ऊपर फिर ओवरटेक करता है उस मैटर का इन्वेस्टिगेशन, एंड फिर उसके बाद स्टेट का कोई भी रोल नहीं रह जाता है. लेकिन अगर इस केस में हम ये डिस्कस करें कि जब सेंटर यहाँ पर बताएगा कि हाँ ये जो केस है किसी पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड है, तो वहाँ पर क्या सेंटर ओवर पावर करेगा? तो डेफिनेटली येस. तो जब भी अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी जो संज्ञान में आएगी, पता चलेगा, तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ेगी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उसमें वो सुओ मोटो एक्शंस ले सकते हैं. उसमें स्टेट गवर्नमेंट की या स्टेट पुलिस की कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं है, राइट? तो इसमें एनआईए को एक अपर हैंड दिया गया है इन द केस ऑफ टेररिज्म. तो इससे ये भी दर्शाया गया है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है दैट इज सो स्ट्रिक्ट अगेंस्ट दी टेरर एक्टिविटीज, एंड वी वांट टू कर्ब इट इन द नर्व इटसेल्फ. यहाँ से जो निप इन द बड होता है वहीं से हम उसको जड़ से खत्म करने के लिए डिफरेंट जो अमेंडमेंट्स है वो टाइमली लेके आते रहते हैं. तो यूएपीए के अंदर भी इसमें एक अमेंडमेंट किया गया था कि जो डायरेक्टर है एनआईए के, वो जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं उनकी प्रॉपर्टीज को सीज कर सकते हैं जब तक उनके ऊपर कोई फैसला नहीं हो जाता है. तो इन अदर केसेस क्या होता है कि जब तक उनको गिल्टी प्रूव नहीं कर सकते तब तक प्रॉपर्टी सीज नहीं कर सकते. लेकिन दिस केस, स्पेशल केस, जब कोई टेररिस्ट एक्टिविटी के अकॉर्डिंग किसी को, जब यूएपीए के अंडर भी किसी को अगर लिया जाता है, तो एनआईए उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको सीज कर सकता है, एंड उनको उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी चला सकता है, राइट? अब 2019 में भी इसको अमेंड किया गया था एनआईए एक्ट को. इसमें कुछ और शेड्यूल्ड ऑफेंसेस को ऐड किया गया था. अभी तक तो था कि हाँ दूसरे बाकी के ऑफेंसेस है, जैसे टेररिस्ट जो एक्टिविटीज है उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा था. लेकिन अब विद टाइम क्या हुआ है इसमें चेंज, इसमें जो दूसरे जो ऑफेंसेस हैं वो भी इंक्लूड कर लिए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस कौन से हैं, शेड्यूल्ड ऑफेंसेस आर लाइक, अगर हम ये बोले जैसे कि काउंटरफीट करेंसी है, राइट? जिसमें जो आर्म्स यहाँ पर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, जिनकी सेल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोहिबिटेड है, वो अगर कोई उनको आर्म्स को सेल और मैन्युफैक्चर कर रहा है तो वो भी इस शेड्यूल्ड ऑफेंसेस के अंडर आता है. एंड वी टॉक अबाउट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वो भी इसमें आएगा. एक्सप्लोसिव सब्सटेंस की जो एक्ट है वो भी इसके अंडर आएगी, एंड साइबर टेररिज्म दैट इज ऑल्सो अंडर दिस एक्ट. तो इन परव्यू के अंदर आ गया है. तो ये एक नए एडिशन हमें रिसेंटली देखने को मिले थे. साथ में एक और एडिशन देखने को मिला था कि जो सेशन कोर्ट्स हैं उनको
स्पेशल कोर्ट बनाया जा सकता है फॉर एनआईए इन्वेस्टिगेशन। जब एनआईए किसी को अरेस्ट करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, तो यहाँ पर उस ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए जा सकते हैं। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेशन कोर्ट्स हैं उनको ही हम स्पेशल कोर्ट बना सकते हैं, जिसमें जो जज होंगे वो अपॉइंट होंगे विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दे विल बी अपॉइंटेड विद द हेल्प ऑफ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनआईए। लेकिन कई बार इसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है कि जो स्टेट और सेंटर के रिलेशंस हैं वहां पर फेडरलिज्म खोता हुआ हमें दिखता है, बिकॉज स्टेट्स कई बार इसमें एक मुद्दा उठाते हैं कि जो हमारी सॉवरेनिटी है, सॉवरेनिटी एज इन जो हमारा फेडरलिज्म का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर लूज होता है, जो हमारी पावर है उसको कर्ब किया जाता है एंड सेंटर हर एक मैटर को एनआईए को सौंप देती है, जिसकी वजह से एनआईए अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करेगा तो वो सुओ मोटो एक्शन लेगा, उसमें स्टेट की कोई रजामंदी की जरूरत है ही नहीं। तो इट माइट हर्ट द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, राइट। ओवरलैपिंग ऑफ पावर्स भी इसमें कई बार हमें देखने को मिलती है। सीबीआई के साथ भी इसमें जो ओवरलैपिंग है, क्लैशेस हैं, कई बार कई सारे मैटर्स पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं इंटर डिपार्टमेंटल वे में। साथ में जो एनआईए के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है वो भी अभी बहुत बैक सीट पर है, उसको भी हमें अपग्रेड करना चाहिए ताकि एनआईए जो अपनी जो एजेंसी है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर सके एंड जो टेररिज्म है उस पे उसके ऊपर काउंटर अटैक किया जा सके इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, राइट। एज सच दिस आर्टिकल इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, लेकिन यहाँ पर जो एनआईए था दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। एंड यहाँ से हम ये समझ सकते हैं, इनबॉक्स से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये बताया गया है कि 2009 से ही एक डेविड हेडली हैं। बताया तो जाता है कि ये डेविड हेडली जो है ये सबसे मेजर जो इंसान है, इन्हीं को ही अरेस्ट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड जब राणा जो जिसको हम अरेस्ट कर ही चुके हैं अभी, राइट, तो यहाँ पर फिर 2009 में इनको रजिस्टर कर लिया था इस केस में, देन उनकी चार्जशीट फाइल कर ली थी। फिर इंडिया ने 2019 में जाके यूएसए से रिक्वेस्ट करी है कि आप इनको यहाँ अपने देश से भेज दीजिए, एंड देन 2023 में यूएसए ने अप्रूव कर दिया था इनका एक्स्ट्राडिशन। एंड देन 2024 में हमें देखने को मिला था कि जो अपील कोर्ट है उन्होंने भी एक्स्ट्राडिशन को अपहोल्ड किया था। फिर फाइनली 2025 में यूएसए ने अप्रूव कर दिया एक्स्ट्राडिशन। एंड दैट कीप इन माइंड कि जो मोदी जी एंड डोनाल्ड ट्रंप के बीच में मीटिंग होनी थी फरवरी में, आई हैव बीन कॉन्टिन्यूसली रिमाइंडिंग यू कि फरवरी में यूएसए और इंडिया के बीच में मीटिंग हुई है ऑन दी बायलैटरल टॉक्स। तो यहाँ पर ये बहुत इंटरेस्टिंग एक एस्पेक्ट है कि जैसे ही वो यहाँ पर मीटिंग हुई है, उससे मीटिंग होनी थी उससे जस्ट एक दिन पहले ही ये एक्स्ट्राडिशन फाइनलाइज होता है यूएसए की तरफ से। सो इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग कि जो बैरियर्स पे इंडिया का रिस्पॉन्स है क्या वो इस डिसीजन से भी इंटरलिंक्ड है, क्या ये भी एक मेजर रोल प्ले कर रहा है कि जो इंडिया की तरफ से सबड्यूड रिस्पॉन्स आया है टैरिफ्स को लेके, तो क्या ये एक वन ऑफ द रीजन है फॉर दैट रिस्पॉन्स, राइट। देन 2025 में यहाँ पे रिलीफ इन्होंने मांगा, लेकिन जो एक्स्ट्राडिशन है वो दोनों देशों ने फाइनलाइज कर दिया कि हाँ अब एक्स्ट्राडिशन होके रहेगा। एंड नाउ ही हैज बीन ब्रॉट टू दिल्ली एंड अब इनके ऊपर यहाँ पर पटियाला हाउस कोर्ट में स्पेशल जो एनआईए जज के तहत से जिनको बनाया जाएगा, पटियाला हाउस कोर्ट में जो जज देंगे वो ट्रायल पे रखा गया है। अभी इनको 20 दिन की कस्टडी में भी दिया गया है एनआईए के, एंड फिर यहाँ पर जो ट्रायल है वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, राइट। सो दिस इज अ मेजर सेलिब्रेशन फॉर इंडियन गवर्नमेंट कि वो इस चीज़ को पूरा करके ला चुके हैं। ओके यहाँ पर एक और आर्टिकल देखने को मिल रहा है, बीजिंग टू रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट ऑफ मूवीज फ्रॉम हॉलीवुड। एंड नाउ जो ट्रेड वॉर है वो अब दूसरे तरीके के वॉर में भी शुरू हो गया है। अब हर चीज़ पे जो ये इम्पैक्ट है टैरिफ का वो हमें देखने को मिलेगा। एंड जो ट्रेड वॉर है वो मेजरली अब दो ही मेजर इकोनॉमीज में देखने को मिल रहा है, दैट इज़ यूएसए एंड चाइना। अब चाइना ने यूएसए ने जो धमकी दी थी कि आप अपने टैरिफ्स को रिटालिएशन में कम करो, चाइना ने नहीं किया। चाइना ने बोला कि हम आपकी बुलिंग से नहीं डरेंगे एंड वी आर वेरी मच प्रिपेयर टू फाइट टिल द एंड ऑफ द वॉर। तो यहाँ पर फिर रिटालिएशन में यूएसए ने उनके ऊपर जो टैरिफ है वो 125% कर दिए। वो कल हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किया है, अगर आपने नहीं देखा है एंड अभी तक अगर आप ये वाला जो टॉपिक है टैरिफ, यूएसए ने जो टैरिफ इंक्रीज किए हैं इसको अभी तक आप नहीं समझे हैं, तो अभी जो 3-4 दिन से ये टॉपिक रेगुलर डिस्कशन में चल रहा है आप वो वीडियोस देख सकते हैं फॉर बेटर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, राइट। नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग हियर इज बीजिंग ने जो हॉलीवुड की मूवीज हैं उनका इंपोर्ट भी यहाँ पर कम कर दिया है एंड उसके ऊपर भी अब रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। तो दिस move might impact the Hollywood as well, right? उसके ऊपर भी impact आ सकता है। Now let us discuss the next article. Just a second. Okay.
Yeah, here this is very very important. Center to pay more for PM Poshan scheme in schools. Can we zoom it? Yes. तो सेंटर ने यहाँ पर बोला है कि जो पीएम पोषण स्कीम है उसके लिए हम ज़्यादा पैसा देंगे, एक्स्ट्रा पैसा देंगे। तो मेन मुद्दा क्या है यहाँ पर बोला गया है कि ऑलरेडी जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उससे पर बच्चा जो कॉस्ट आ रहा था पोषण स्कीम के अंडर वो बढ़ गया है, एंड दैट इज़ वाई जो एडिशनल पैसा है दैट इज़ समवेयर अराउंड 1000 करोड़ वो अब सेंटर यहाँ पे वो प्रेशर है वो बियर करेगी, दैट विल नॉट बी डायरेक्टली गिवन टू दी स्टेट्स, राइट। लेकिन यहाँ पर ये भी बोला गया है कि हम स्टेट्स को लिमिट नहीं कर रहे हैं, अगर उन्होंने भी अपना शेयर बढ़ाना है इसमें तो वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो एडिशनल कॉस्ट है, जो इन्फ्लेशन बढ़ा है, पर बच्चा जो कॉस्ट कुकिंग कॉस्ट जो बढ़ रही है ड्यू टू वेरियस रीजंस, चाहे फूड प्राइसेस में इंक्रीज है, चाहे फ्यूल प्राइसेस में इंक्रीज है, वो हम यहाँ पर क्लब करके एक जो एडिशनल कॉस्ट है वो हम यहाँ पर स्टेट्स के पास भेजेंगे। जो स्कूल्स में रिक्वायर्ड है फंडिंग वो हम भेजेंगे, लेकिन जो अगर स्टेट भी अगर अपना हिस्सा बढ़ाना चाहता है तो बहुत खुशी खुशी वो बढ़ा सकते हैं, राइट। ये यहाँ पर सेंटर की तरफ से बोला गया है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं पीएम पोषण स्कीम। पीएम पोषण स्कीम क्या है? दिस इज पोषण शक्ति निर्माण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम, जिसको 2021 में लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एंड ये रिप्लेस करता है मिड डे मील स्कीम को, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस कि ये मिड डे मील स्कीम को यहाँ पर क्या करता है? रिप्लेस करता है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। मिड डे मील स्कीम को रिप्लेस किया। जो मिड डे मील स्कीम को रिप्लेस करने के बाद इसमें क्या नए एक एडिशंस हमें देखने को मिल रहे हैं? तो जो एक कुक्ड मील है वो यहाँ पर बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। 1 कुक्ड मील, 1 हॉट कुक्ड मील टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 to 8th, 1st to 8th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये मील प्रोवाइड करवाई जाएगी। कौन से स्कूल्स में? एडेड एंड नॉन एडेड, एडेड एंड नॉन एडेड स्कूल्स में ये प्रोवाइड करवाई जाएगी। ऑल्सो जो बाल वाटिकाज हैं एंड जो प्राइमरी प्री प्राइमरी क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको भी ये स्कीम यहाँ पर प्रोवाइडेड है। ये ध्यान रखने की बात है कि उनको भी ये स्कीम यहाँ पर प्रोवाइडेड है। साथ में इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो है जैसे तिथि भोज यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई स्पेशल मान लो ओकेजन है, कोई फेस्टिवल है, उस दिन कोई भी इंसान स्कूल में आके एक स्पेशल मील बच्चों को ऑफर कर सकता है। साथ में यहाँ पर न्यूट्रिशनल गार्डन की भी बात करी गई है। न्यूट्रिशनल स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन आप बोल सकते हो। स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन का मतलब क्या है कि आसपास लोकली जो एक न्यूट्रिशनल फूड अगर प्लांट किया गया है, अगर न्यूट्रिशनल फूड कोई ग्रो कर रहा है तो वो यहाँ पर स्कूल की डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। एंड इससे क्या होगा? जो FPOs हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्लस विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ द न्यूट्रिशन अमंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, ये इसके कुछ मेजर जो एस्पेक्ट्स है वो हमने डिस्कस करे हैं। साथ में इसमें जो DBT है वो दिया जाएगा, प्लस कुछ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, साथ में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के जो एनेमिक बच्चे हैं उनके ऊपर स्पेशल ध्यान दिया जाएगा एंड उनको सप्लीमेंट्री जो डाइट है वो भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। सप्लीमेंट्स जो उनको चाहिए हैं, जस्ट इनके आयरन टेबलेट्स हैं, कैल्शियम टेबलेट्स हैं, वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ में एक जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो भी यहाँ पर अपॉइंट करवाया जाएगा, सो दैट वो बच्चों का जो बॉडी मास इंडेक्स है उसको टाइम टू टाइम चेक करता रहे एंड कोई भी अगर यहाँ पर स्टंटिंग वेस्टिंग का केस उनको नजर में आता है तो उस बच्चे के ऊपर स्पेशल ध्यान दिया जा सके। राइट, सो दिस स्कीम इंश्योर्स द enrichment of nutrition among the students, ताकि जो स्टूडेंट्स में जो बच्चों में न्यूट्रिशन है उसकी कमी ना रहे, वो भरे पेट के साथ रहे। एक एटलीस्ट एक कुक्ड मील तो उनको ऐसे हॉट एंड न्यूट्रिशियस जो मील है वो उनको मिल सके। प्लस इट ऑल्सो इंश्योर्स एनरोलमेंट, जो एनरोलमेंट रेशियो है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन द स्कूल, वो भी बढ़ेगा। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि जो माँ बाप हैं वो एक मील के लालच में ही अपने बच्चे को स्कूल ज़बरदस्ती भेज देते हैं, तो इससे जो स्कूल एनरोलमेंट है वो भी हमें प्रीवियस डेटा से पता चला है कि जो एनरोलमेंट है वो भी बढ़ा है, जो अटेंडेंस है स्कूल में वो भी इससे इंक्रीज होती है। राइट, तो इस आर्टिकल के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं कि रिसेंटली जो यहाँ पर PM पोषण स्कीम है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या होता है कि जो 60% कॉस्ट
है वो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, एंड जो 40% जो इसमें कोस्ट है वो कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट देती है, राइट। ये दो चीजें हमें यहाँ पर क्लियर हुई। लेकिन जो फूड ग्रेन्स की जो कोस्टिंग है उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कोस्टिंग है, प्रोक्योरिंग ऑफ फूड ग्रेन्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स, मैनेजमेंट एंड देयर इवैल्यूएशन, दिस एंटायर कोस्ट इज 100% फंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद जो बाकी का खर्चा रह जाता है, दैट इज कुकिंग कोस्ट या फिर वर्कर्स की पेमेंट है, उसमें 60-40 रेशो किया जाता है स्टेट्स के साथ। एंड अगर वो स्पेशल स्टेट्स है जस्ट लाइक हिमालयन स्टेट्स हैं या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, हिली स्टेट्स हैं, तो उनके साथ वही रेशो रहता है 90:10 का। लेकिन यहाँ पर फूड ग्रेन्स में स्टेट से कोई भी खर्चा नहीं लिया जाता है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। जो फूड प्रोक्योरमेंट है दैट इज गिवन बाय द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लीटली। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो 9.5% से पीएम पोषण स्कीम की फंडिंग को हमने इंक्रीज कर लिया है, एंड इसमें 954 करोड़ का जो एक्सचेकर है, एक्स्ट्रा जो पैसा है अब की बार यहाँ पर दिया जाएगा 2025 से 2026 के सेशन में, राइट। एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से ये चीज बोली गई है। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि जो डेली में जो मटेरियल कॉस्ट है एक स्टूडेंट की वो अब बढ़ गई है 6.19 से 6.19 से 6.72, एंड प्राइमरी स्कूल्स में 9.29 से 10.17 तक यहाँ पर देखने को मिलती है। एंड देन यहाँ पर रेट्स ऑफ मटेरियल कॉस्ट ये सब बड़ा है, तो इसकी वजह से क्या है, अब न्यूट्रिशन में कमी ना आए, बिकॉज जो पैसा है अब वो अगर पैसा कम है, फंड कम है, तो वो जो चीज़ें हैं न्यूट्रिशन है वो कम खरीदेंगे। उसकी वजह से जो मेन गोल है बच्चों का न्यूट्रिशन एनरिचमेंट वो यहाँ पर पूरा नहीं हो पाएगा। सो दैट इज वाई इसके ऊपर फोकस किया गया है। बाल वाटिका एंड प्राइमरी स्टूडेंट्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड, पल्सेस प्रोवाइड की जाती हैं, वेजिटेबल्स प्रोवाइड करी जाती हैं, यहाँ पर ऑयल भी प्रोवाइड कराया जाता है। साथ में अपर प्राइमरी स्कूल्स की अलग अलग डाइट रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। खासकर इसमें 700 कैलोरीज की जो रिक्वायरमेंट है वो इंश्योर करी जाती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो सेंटर है वो प्रोक्योर करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत प्रोक्योर करता है। 100% जो फूड प्रोक्योरिंग जो बियरिंग कॉस्ट है वो फूड ग्रेन की वो कंप्लीटली सेंटर ही यहाँ पर झेलता है, एंड 100% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही हैंडल करी जाती है। तो ये जो पीएम पोषण स्कीम है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो 5 ईयर का जो प्लान है दैट इज टिल 2025 से 2026 तक का। तो यहां पर अब इसमें देखना है इस लास्ट ईयर में, इसके बाद ये दोबारा से डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू एक्सटेंड, दिस इज नॉट गोइंग टू एंड, राइट। तो एक्सटेंड ही होना है, बस इसमें कुछ चेंजेस शायद से अब की बार किए जा सकते हैं, जब ये इसको रिन्यू किया जाएगा कुछ और मटेरियल इसमें ऐड किया जा सकता है। बट फॉर नाउ वी हैव डिस्कस्ड पीएम पोषण स्कीम एंड वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ। जस्ट अ सेकेंड नाउ। This article here is also very very important from the modern history point of view. We are talking about Jyotiba Rao Phule and Savitri Bai Phule. तो इस आर्टिकल में उनके डिफरेंट व्यू पॉइंट्स बताए गए हैं। अगर हम एक समरी फॉर्म में इसको डिस्कस करना चाहें तो ज्योति राव फुले यहाँ पर बताया गया है कि ही वॉज बोर्न एज अ शेड्यूल्ड कास्ट, ही वॉज बोर्न एज अ इन अ माली कास्ट, एंड जिसकी वजह से कई बार उनको बहुत ही इंसल्टेड फील कराया गया था। एंड बहुत ही छोटी एज में जब उनको यहाँ पर लोअर कास्ट के जो कमेंट्स हैं उनके ऊपर किए गए थे, देन ओनली he had decided कि मेरे को ये जो कास्ट जो सिस्टम है इसके अगेंस्ट काम करना है, मेरे को इसके सोशल रिफॉर्म्स में एक मेजर रोल प्ले करना है, खासकर जो लोअर कास्ट लोग हैं उनकी एजुकेशन पे भी मुझे ध्यान देना है। साथ में इनकी वाइफ जो है उनको खुद इन्होंने पहले पढ़ाया है, एंड दे कोलैबोरेटेड एंड दे ओपनड द फर्स्ट स्कूल इन इंडिया फॉर द गर्ल्स। तो ये जो पहला जो स्कूल है वो इन्होंने ही खोला था, एंड देन बाद में इन्होंने 1855 में नाइट स्कूल भी खोल दिए थे। साथ में 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना करी थी, एंड उसका मेजर जो ट्रुथ सीकर जो सोसाइटी है उसकी स्थापना करी थी। मेजर जो उसका एम था वो ये था कि जो उनके ऑल्टरनेट जो हिंदू डोमिनेटेड जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स है जस्ट लाइक आर्य समाज है, राइट, तो उनके ऑल्टरनेटिव में भी कोई यहाँ पर उनका प्रेजेंट होना चाहिए लोअर कास्ट के सोशल रिफॉर्म के लिए। सो दैट वाज द मेजर एम, एंड कास्ट अपलिफ्टमेंट की बात यहाँ पे करी गई है, एजुकेशन की बात करी गई है, राइट। यहाँ पर विमेन की जो डेवलपमेंट है उस विमेन एजुकेशन खासकर उनके ऊपर फोकस किया गया है। जो पॉलीगेमी है उसके अगेंस्ट भी इन्होंने बोला है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर बातें करी गई हैं, उनकी बुक से कुछ कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें ली गई हैं। इन केस अगर आपको किसी भी स्टेट सर्विसेज में एक पर्सनालिटी पे क्वेश्चन आता है तो दीज काइंड ऑफ आर्टिकल्स आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। यहाँ पर इनकी बुक्स की भी बात करी गई है, जस्ट लाइक गुलामगिरी है, राइट। गुलामगिरी के बाद यहाँ पर आपको लास्ट में दिखेगा शेतकर यांचे असुद जो बुक है उनकी, उसके बारे में बात करी गई। यहाँ पे फार्मर्स की राइट की बात करी गई है। यहाँ पर जो सत्सार इनकी बुक है इसके अंदर
भी जो रामाबाई हैं, रामाबाई के बारे में बताया गया है कि जो पंडिता रामाबाई है, शी हैज़ द राइट टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी। उसमें एक बड़ा ही सुंदर यहाँ पे एक्सेप्ट दिया गया है, दिस यू हैव टू रीड योरसेल्फ। इसमें एक वन गो में आपको रीड करना है। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप, जैसे कास्ट के अगेंस्ट उन्होंने कैसे काम किया है, एंड जो विमेन अपलिफ्टमेंट के लिए कैसे काम किया है, विमेन एजुकेशन के लिए कैसे काम किया है, कास्ट अपलिफ्टमेंट में भी काम किया है। ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। फार्मर्स के लिए भी इन्होंने काम किया है। जो काउ स्लोटर का रिलीजियस इशू है उसके ऊपर इनका क्या मानना था, क्या कहना था। दीज ऑल शॉर्ट पॉइंट्स कैन हेल्प यू इन योर एग्जाम, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। इन लेटर पार्ट, जो अगर हम यहाँ पर इससे आगे जो पार्ट देखेंगे उसमें अगेन जो यूएसए और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर है, टैरिफ वॉर है, उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर हमें आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। एंड अगर आप यहाँ पर देखेंगे आर्टिकल्स के बारे में, तो वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट दीज आर्टिकल्स अर्लियर ऑल्सो। तो यूएस टैरिफ पॉज, अ टेम्परेरी रेस्पाइट फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स। येस्टरडे ऑल्सो वी डिस्कस्ड कि जो टैरिफ्स हैं उसके ऊपर यूएसए ने पॉज लगा दिया है। सिर्फ चाइना के ऊपर अभी वो 125% लगा रहे हैं। ईयू ने भी एक बार रिटालिएट करने की कोशिश करी थी, लेकिन ईयू ने जो अपना रिटालिएशन है वो वापस ले लिया था। तो दैट इज वाई अब यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी वो पॉज लग गया है, लेकिन सबके ऊपर जो बेसिक टैरिफ है 10% का, वो तो लगेगा ही। येस्टरडे ऑल्सो इन द वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट इट. So that's all for today's discussion. Like the video, share the video, subscribe the channel. Thank you and have a nice day.